हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस जो 2018 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ निगारा फॉल्स इज 50 मीटर। मतलब आपका जो निगारा फॉल है जहाँ से झरने बहते हैं पानी गिरता है वो 50 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है। और इफ जे इक्वल टू दिस ये आपको गिवन था। इसमें ये कहना चाहता है कि 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के इक्वल होता है। इसका आपको यूज करना है अगर कहीं पे नीड हो क्वेश्चन में। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप लेवल एंड एट द बॉटम लेवल ऑफ द फॉल विल बी। मतलब टॉप लेवल और बॉटम लेवल के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होगा ये बताइए। मीन्स टॉप से जो पानी गिरेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा ग्राउंड की तरफ। जब वो ग्राउंड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके उसका टेम्परेचर राइज कर देगी। मतलब अगर कोई बॉडी है, कोई लिक्विड है जिसका मास m है और s जिसकी स्पेसिफिक हीट हो, और अगर आपको उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना हो तो उसको हमें हीट देनी पड़ती है। और वो हीट कहाँ से प्रोवाइड कराएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से है। मतलब हाइट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो उसका टेम्परेचर को राइज करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लो कोई निगारा फॉल है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं एम मास यहाँ से पानी का नीचे की तरफ आ गया ग्राउंड पे। यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 और जो T2 है वो T1 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और H कितना गिवन है? 50 मीटर। तो हीट एनर्जी क्या करेगी? उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। और मान लेते हैं उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ गया? डेल्टा टी से बढ़ गया, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है? सेम। क्योंकि अब चाहिए आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रख के डिफरेंस निकालिए या केल्विन में रख के डिफरेंस निकालिए, डेल्टा टी जो होता है वो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एम जी एच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी क्या है? अगर किसी का टेम्परेचर आपको डेल्टा टी से बढ़ाना हो किसी मास एम का, तो उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी एम एस डेल्टा टी। और हमने कहा डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हो तो वो हीट कौन सप्लाई करेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच किसके इक्वल आ जाएगा? एम एस डेल्टा टी के। एम से तो एम कैंसल आउट हो जाएगा और एस जो है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी होती है। लेकिन हमें सभी वैल्यू एसआई यूनिट में लिखनी है, इसलिए इसको भी हम एसआई यूनिट में पुट करेंगे। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की क्या होगी? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर एस जो है हम ये यूज करेंगे। जो कैलोरी है उसको तो हमने 4.2 लिख करके जूल में कन्वर्ट कर लिया और ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया? किलोग्राम में। कैसे? 10 की पावर 3 यूज करके। हमने क्या किया? यहाँ से हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना था तो जी एच बाई एस हो जाएगा। और जी की वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं और एच कितना है? 50 है। और एस आपको कितना गिवन है? 4.2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये 10 और 50 इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 500 आ जाएगी। और बाय 4.2 इंटू 1000, ये 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हो। तो ये 500 ये दो पे कट जाएगा तो ये 1 बाय क्या आ जाएगा? 4.2 गुणा में 2। और 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 42 रह जाएगा गुणा में 2। और 2 से ये 5 कट जाएगा तो ये 5 बटे क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब 5 को 42 से भाग कर लेते हैं। 5 को हम किससे भाग कर लेते हैं? 42 से।
तो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर ये 1 पे जाएगा 42, फिर ये 8 रह जाएगा 0 आएगा, फिर ये 1 पे ही जाएगा 42, और फिर ये 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 4 गए 3, फिर एक 0 आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा? अब देखिए ये कितने पे जाएगा, तो 7 पे या 8 पे या 9 पे समथिंग तो जाएगा। तो 42 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 332। और 42 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37। तो ये 9 के करीब चला जाएगा। तो ये 9 के करीब चला जाएगा तो 0.119 आ जाएगा, जो किसके नियर अबाउट है? 0.117 के नियर अबाउट है। लेकिन अगर हम जो जी की वैल्यू हमने 10 ली थी, अगर हम उसकी वैल्यू को 9.8 लेते तो एक्यूरेटली हमारा यही आंसर आता। लेकिन हमें तो क्वेश्चन को इजीली सिंपलीफाई करके करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो हमने जी की वैल्यू को 10 ले लिया, क्योंकि ये जो ऑप्शन से सारे दूर दूर थे, इसलिए हमने जी की वैल्यू को 10 लेकर हमने सिंपलीफाई किया, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फाइनली जो हमारा आंसर आया वो 0.117 डिग्री सेल्सियस आ गया। कि इतने टेम्परेचर का डिफरेंस आया होगा, किसकी वजह से? कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, मतलब एक बुलेट जो है फायर्ड हुई है गन से। द फोर्स ऑन बुलेट पर इज गिवन बाय दिस, मतलब जो गन से जो बुलेट निकली है उसके ऊपर जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन ये है, 600 माइनस 2 गुणा 10 की पावर 5 टी, वेयर एफ जो है न्यूटन में है फोर्स, और टी जो टाइम है वो सेकंड में है। द फोर्स ऑन द बुलेट पर इज रिड्यूस टू जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल, मतलब जैसे ही वो पिस्टल से निकलने वाली होगी बाहर फाइनली, तब उसकी जो फोर्स है वो जीरो हो जाती है। द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू बुलेट, मतलब बुलेट के ऊपर जो ये फोर्स है ये टोटल कितना इम्पल्स लगाएगी। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, और टाइम क्या होगा T1 से T2। मतलब इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी का मतलब होता है कि टोटल इफेक्ट देखना है आपको फोर्स का। और यहाँ पर जो फोर्स है ना वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तभी आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ा। अदरवाइज आप क्या करते, फोर्स इंटू टाइम कर देते। ये कब लगाना है? जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तब आप इंपल्स का फॉर्मूला ये यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? वेरिएबल का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही है। और जब फोर्स टाइम के साथ चेंज होती है तो इंपल्स कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन एफ डी टी T1 से T2। अब शुरू में तो जीरो लिमिट है, और फाइनली हमें वो टाइम देखना पड़ेगा जिस टाइम पे फोर्स क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। तो हमें जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो कितना गिवन है? 600 माइनस 2 गुणा 10 की पावर 5 टी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स को जीरो कर दो। अब किस टाइम पे फोर्स जीरो हुई है हमें ये निकालना था। पहले तो ये जो लिमिट है एफ इंटू डी टी, तो फोर्स का इफेक्ट देखोगे, लेकिन ये फोर्स कब लग रही है ये भी तो देखोगे। इंटीग्रेशन करोगे टाइम के साथ, कितने टाइम लग करोगे? जब लग वो फोर्स लग रही होगी। तो इसको 600 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर 5 टी। तो टी कितना आ जाएगा? 600 बटे में 2 गुणा में 10 की पावर 5। तो ये 2 से तो ये 300 हो जाएगा। तो 300/10 की पावर 5। तो 2 जीरो कट जाएगी, तो 3/10 की पावर 3 रह जाएगी। इतने सेकंड आंसर आ गया। तो इसका मतलब 3/10 की पावर 3 सेकंड आ गया भाई। इतने टाइम लग वो फोर्स लगी है। और बाद में कितनी हो गई? जीरो हो गई। ये तो कह ही रहा है कि बाद में ये फोर्स कब जीरो हो गई, हो जाएगी, इस टाइम पे जीरो हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करोगे वो 3/10 की पावर 3 सेकंड लग यूज करोगे। तो एफ डी टी के अंदर एफ की वैल्यू रखो 600 माइनस 2 गुणा में 10 की पावर 5 टी, और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो 0 से 3/10 की पावर 3 लग। तो 600 का तो क्या हो जाएगा? 600 टी हो जाएगा।
-2 × 10⁵ और t का क्या हो जाएगा t²/2 और लिमिट क्या रहेगी 0 से 3/10⁻3। तो यहाँ पर ये जो अपर लिमिट रखो 600 गुणा में 3/10⁻3 -2 से 200 कट ही गया था और 10⁵ गुणा में यहाँ पे क्या रखोगे 3/10⁻3 का स्क्वायर और माइनस में जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो जीरो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा। तो जब आप लोअर अपर लिमिट रखते हैं पहले तो ये रख दी, बाद में लोअर लिमिट के केस में ये जीरो बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 6×3 = 1800 बटे में 10⁻3 तो 1000 हो गया, -10⁻5 और 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गई और 10⁻5 से 10⁻6 कैंसल हुई, तो ये तो यहाँ पे तो बच गया 10 और यहाँ पे क्या बच गया 18/10 है तो ये 1.8 बच जाएगा और ये 9/10 है तो ये 0 पॉइंट क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो 1.8 में से 0.9 गया तो ये 0.9 ही बच जाएगा और यूनिट क्या होगी न्यूटन, तो फोर्स की और टाइम की सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बी इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया, इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इंटू टाइम होता है, कब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन यूज किया और फिर हमने वो जो इनिशियल टाइम है वो तो जीरो है और फाइनल टाइम मतलब कितने टाइम्स लग आपको फोर्स का प्रभाव दिखाई देगा जब लग फोर्स जीरो ना हो जाएगी, और फोर्स जीरो कब हो जाएगी जब वो उस बैरियर से निकल के चली जाएगी। तो वो टाइम था 3 × 10⁻³ सेकेंड, मतलब इस टाइम पे फोर्स जीरो हो गई उस पे लगने वाली, मतलब वो बुलेट जो है बैरियल मतलब गन को छोड़ के चली गई। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, मतलब उसकी लेंथ कितनी है एल और मास कितना है एम, इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल, मतलब एक स्मूथ टेबल पे लाई कर रही है, एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर एज ऑफ द टेबल, मतलब जो जो आपकी टेबल होती है उसकी एज पे वर्टिकली डाउन क्या कर दी गई है हैंगिंग करी गई है। इफ जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल विल बी, मतलब आप क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक है आपकी टेबल और उसके ऊपर एक चैन है और उसका उस चैन का टोटल लेंथ तो एल है, लेकिन उसका 1/3 जो पार्ट है 1/3 का मतलब इसका 1/3 L/3 पार्ट यहाँ पर है और 2L/3 यहाँ पर है, टोटल लेंथ थी एल, एल का L/3 1/3 तो L/3 होगा। तो यही लिख रखा है कि 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली, वर्टिकली हैंग कर रखी है कहाँ पे एज ऑफ द टेबल, मतलब ये उसकी एज है तो इसके टेबल के एज के साइड से L/3 पार्ट। और इसका टोटल मास कितना था m, इसका टोटल मास था। तो अगर हम सोचें कि m टोटल था तो 1/3 का तो कितना आएगा m/3 आएगा और यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे इतने का मास कितना होगा 2m/3, 2m/3 होगा। अब ये कह रहा है हम ये चाहते हैं कि ये जो हैंगिंग पार्ट है इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ऊपर का मतलब इसको खींच करके इस टेबल के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन तो कितना करना पड़ता है mgh, लेकिन ये वर्क डन h जो है कितना ऊपर लेके गए हैं ये सेंटर देखना पड़ता है। इस चैन का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए कि सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे गया है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बीच में होगा, तो मतलब सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा L/6 दूरी पर होगा, क्योंकि ये टोटल L/3 है तो इसका आधा करोगे तो L/6 ही आएगा। यहाँ पर उसका क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में होगा कहाँ, ये यहाँ पे होगा, मतलब चैन के बीच में होगा, लेकिन मैंने ये दिखा दिया कि इस लेवल पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और जो कितनी दूरी पर होगा वर्टिक ऊपर से L/6, तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, तो एच आपको कितना उठाना पड़ेगा L/6 उठाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास उसका। तो m तो इसका कितना है m/3 है
और जी है, और H कितना है, L/6 है। G कितना है, L/6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, MgL/6 दिए 18, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, MgL/18। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो इस क्वेश्चन में समझने का क्या था, अगर आप यहाँ पर L/3 ले लेते तो आंसर आता MgL/9, जो गलत होता। हमें देखना होता है कि हम किसी MgH जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है कि उसका सेंटर कितनी हाइट पे लेके गए हो आप। H जो होती है सेंटर देखा जाता है कि सेंटर को आप कितनी हाइट पे लेके गए हो। तो इस चैन का जो सेंटर है वो L/6 ऊपर लेके जाना है। तो L/6 ऊपर लेके जाना है, तो ये इसका आंसर होगा आपका। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो एचटेट टीजीटी साइंस 2018 में आए हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।